रीच हाँ हुआ हमारा। हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ अपना हाँ जो उसमें KWH आया है उसमें हाँ। एंडिंग जो क्लोजिंग जो करेंगे उसको उस हम्म। स्टार्टिंग में से माइनस कर बस दो। बस 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 वो बस आ बस। जाएगा और फिर करेक्ट। अपन KW अपन जो डीजल कंजप्शन हुआ वो कर दो, डिवाइड मार दो। मैं, हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आपका ये है कि आप यूनिट्स पर यूनिट्स के क्या रुपए लोगे, वो हिसाब के रेट्स के लिए होता है, जो और भी आए चीजें आपको करनी है मैं तो। दो फार्मूले बताए ना, एक तो टोटल किलोवाट प्रति लीटर निकालने हाँ वाला, और एक बताया था ये हाँ। डीजल किलोवाट रेट यूनिट वाला। वो जो ये नहीं बता बिल्कुल। रहे हैं टोटल किलोवाट जनरेटर, मतलब उसमें से माइनस करके और उसमें जो कंजप्शन है हाँ उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, नहीं और जो बिल्कुल आपका। दूसरा ये तुम्हारा डीजल रेट पर लीटर वाला, कितने रेट पर लीटर है, और उसे यूनिट से हाँ वो कर देंगे डिवाइड। इवन हाँ निकाल हाँ, दो उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए राजू सर हमारे, हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आप? बात करिए जिससे। और कुछ, कोई? अबे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। ऐसे बोल रहे हो जैसे ना लड़कियां बोलती है ना रजाई में अंदर घुस के। अरे नहीं यार, सॉरी मैम। वैसे हमारे पास कॉल करते नॉर्मल बड़ा तेज बोलते हो आप। पता नहीं क्या इशू है। हेलो। हाँ अबे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी तो आ रही है। तो अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, मुझे ना माइक्रोलॉजिकल जो सेफ्टी जो लगा होता है रिले, हाँ हाँ माइक्रोलॉजिकल, हाँ हाँ। हेलो। उसके बारे में कुछ बताओ। कौन कौन सी उसके अंदर आपकी रिलेज लगी होती है, कौन कौन सी प्रोटेक्शन लगी होती है बताओ। सर एक बार और बोल दीजिए, क्या क्या बोला आपने? माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर जो एसीवी के अंदर बीसीवी के अंदर मोस्टली आपने देखा होगा लगा हुआ। सर मैंने ये नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ा, माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर। जैसे आपने देखा नहीं, आपका ब्रेकर की रेटिंग ज्यादा है और आपका ब्रेकर कम पे सेट है, ऐसे देखा आपने? जैसे माना ब्रेकर की रेटिंग 3,500 या 3,000 और आपका ब्रेकर 2,200 पे चल रहा है, या फिर आपका ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट पे कैसे ट्रिप करेगा, उस केस में कौन काम करेगा, या फिर आपका अधिक एक करंट आ जाता ना, कि जैसे करंट आ जाता काफी घरों में आ जाता है और टीवीएं वगैरह जल जाती हैं, तो उसको जिसको हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं वो, या शॉर्ट सर्किट या नॉर्मल प्रोटेक्शन ओवरलोड। इंटेटेनियस, तो इंटेटेनियस ऐसे कुछ बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस हाँ, तो उसके इंस्टेंटेनियस। लिए, हाँ उसके लिए एक माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर होता है जो आप देखेंगे ना एसीवी के अंदर, जिसमें थोड़ी थोड़ी ऐसा लगेगा जैसे सुई है, घड़ी ऐसी टाइप का लग रहा है। जी उसको सर, जी सर, हाँ। माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर बोलते हैं, उसको माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर बोलते हैं। तो उसके बारे में कोई बताए सर क्या क्या उसके। ज्यादा नॉलेज तो नहीं था उसके बारे में, खैर सुना है, लेकिन जब उसको खोलते वगैरह हैं या करते हैं तब तो पता वो चलता है, लेकिन ऐसे जो ऊपर वो से ही तो दिख जाएगा पार्टी वो, बाहर से आती है ना करने वाली। बाहर से दिख जाएगा वो, आप उसमें पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा क्या क्या लगा हुआ हाँ वो तो पता चल जाएगा, लेकिन सर जैसे अंदर की जो वैसी वो उसमें फॉल्ट होते हैं, प्रॉब्लम है। नहीं होती नहीं है, उसको वैसे तो पार्टी से बाहर से ही आती है करने के लिए, क्योंकि उसको हम नहीं। करते नहीं है ना। हाँ हाँ, जो- नहीं आपसे कोई उसमें हम पूछेगा। लॉन्ग टाइम। हाँ। हेलो हेलो। आवाज नहीं, जब आपसे कोई पूछेगा कि क्या क्या लगा होता है, क्या क्या वो किस किस मतलब किस किस फॉल्ट या किस किस चीज से प्रोटेक्ट करती है वो रिले जो कंट्रोलर है, तो उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना। तो उसके बारे में कुछ पता हो प्लीज बताए। तो हेलो। ये तो सर एक दिन और पूछा था जब आपने ये सवाल, जैसे ग्राउंड फॉल्ट हो गया, यूवी हो गया, क्या नाम, अंडर वोल्टेज हो गया, ग्राउंड फॉल्ट हो गया, और वो उसमें सेटिंग हम ऐसे करते हैं, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम का दो सेटिंग्स होती हैं उसमें। अबे भाई आपकी आवाज ना बिल्कुल नहीं आ रही है। तो मैं क्या बताऊं यार, वैसे तो मेरी आवाज बहुत तेज आती है। ये अब पता है नहीं कि आपके फोन में हो। फोन में ही सर गुड प्रॉब्लम है, इवनिंग। इसके फोन में कभी भी नहीं आती। नहीं सब सर लोगों आती को है गुड मेरे इवनिंग जैसे, यार।
हेलो मेरे से अगर कॉल करता तो तेज आवाज आती सर, बहुत तेज आती, पता नहीं। ठीक ठीक हेलो सीमा तो ऑफलाइन है यार लूसी भाई। हेलो 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 अब आ रही है भाई, आ रही है आपकी आवाज। अरे हेलो मैडम हेलो हेलो लूसी पर भाई को धक्के मत हेलो दो। जी सर, जी सर, जी सर। हेलो गुड इवनिंग सर। सर बताइए थोड़ा एसीबी के जो आप बता रहे थे अभी कि माइक्रोलॉजिकल रोल लगा होता है उसमें सेफ्टी जो कि हमारे अंडरवाटर रिले और फ्रंट रिले और क्लोजिंग कोयल रिले ऐसा कुछ होता है सर, थोड़ा बताइए किस तरह से। हेलो ये आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आवाज आ रही है हमारी? यस सर। ये माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे हैं राजू। तो इसकी जो सेटिंग है ना वो कोई बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए मतलब कहीं से ज्यादा सीखा जाएगा। जो डिस्प्ले लिखा है ना उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। मैं मोटा मोटा आप लोगों को बताऊं क्योंकि सही तरह से जब भी समझ में आएगा जब वो जो सारे पॉइंट्स है ना वो सामने होंगे आपके और आपको बताया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा बेसिक मैं क्लियर कर देता हूँ उसमें होता क्या है। जैसे पहली चीज तो वही कि राजू ने बताया कि कोई एसीबी है उसकी रेटिंग सपोज ज्यादा है, सपोज 4000 की है और हमें हमारा लोड कम चल रहा है तो हम 4000 की चलाएंगे तो उसकी ट्रिपिंग वगैरह कुछ और होगी। तो उसका लोड हम हमारे लोड के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें कितना लोड उसका रखना है। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे पास जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया भाई, कोई कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट में कितने करंट में, जैसे दो सेटिंग होती हैं आमने सामने उनकी कि कितने करंट में कितनी मिली सेकेंड्स में वो ट्रिप कर जाए। टाइम डिले होता है और इस तरह करके उसमें सेटिंग होती हैं। एक तो होगी कि कितना करंट, सपोज माने हमने 2000 एम्पियर पे हमने हमारी एसीबी को सेट किया हुआ है तो हमारा 30,000 करंट हो जाए जब 5 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड पे इस तरह करके ट्रिपिंग होती हैं। और उन सुइयों से इस तरह यही चीजें होती हैं। अर्थ फॉल्ट की हमें सेटिंग करनी है या कोई फॉल्ट आए तो इस तरह की सेटिंग होती है। और एग्जैक्टली आप लोगों को जो डिस्प्ले रहेगा ना, डिस्प्ले पे जब देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। और मैं भी कोशिश करूंगा आपको किसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ बनाएं और आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं। प्रदीप सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ बताओ विवेक, विवेक बोलो यार। सर ये कह रहा था कि जो अभी ये क्वेश्चन पे डिस्कशन चल रही है माइक्रोलॉजिकल सर्किट पे, तो इसमें जो मैंने अभी तक सीखा है, तो इसमें 4 तरह की सेटिंग होती है सर, जिसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करें तो उसको बोलते हैं LSIG। LSIG सेटिंग में L से मतलब लोड, S से मतलब शॉर्ट सर्किट, और I से मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, और G से मतलब ग्राउंड फॉल्ट। ये 4 तरह की सेटिंग इसमें होती है सर, जो कि मेजर सेटिंग होती है। अब बिल्कुल जो सही। है, अब जब लोड पे हम बात करते हैं, तो लोड की जो सेटिंग होती है वो परसेंटेज पे होती है। जैसे कि हम सपोज डैट अगर हम 1000 एम्पियर के एसीबी यूज कर रहे हैं, तो 1000 का परसेंटेज 10%, 20%, 50%, 50%, 70%, 80%। तो अगर हम 80% की बात करते हैं तो 1000 का 800 एम्पियर पे हम सेटिंग करते हैं ओवरलोड का। हाँ जी तो जी जी। उससे क्या होता है कि अगर 800 से ऊपर हमारा जैसे ही एसी ब्रेकर जाता है, हमारी एसी ब्रेकर ट्रिप कर जाएगी। उसी तरह से शॉर्ट सर्किट करंट टाइम पे डिपेंड करता है, हम नंबर ऑफ टाइम्स पे उसको सेटिंग करते हैं। तो वैसे वैसे सर, और ओवरलोड की भी हम एक टाइम रखते हैं कि मिली सेकेंड, जैसे आप बता रहे थे, वो उस बात से मैं हम्म। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। तो मैं सोचा सर थोड़ा अपना भी मैं डिस्कशन कर लूँ और लोगों अच्छा से। बताया आप, अच्छा बताया आप। जी जी। तो
और इंस्टेंटेनियस करंट में जो मैंने देखा है सर कि उसमें क्या होता है कि जैसे इंस्टेंटेनियस करंट, जैसे अभी क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री में लोड जो होता है, जैसे इंडक्शन मोटर है, हमारे जितने भी तरह के मोटर होते हैं, तो इंस्टेंटेनियस करंट इसलिए हम सेटिंग करते हैं कि अगर इन केस जैसे जर्क लोड जिसको हम लोग बोलते हैं, जर्क एग्री लोड में क्या एग्री। होता है, जर्क लोड में क्या सही। होता है कि जैसे ही हमने सप्लाई दिया ब्रेकर को, तो ब्रेकर को हम एक टाइम बढ़ा के रखते हैं कि जिससे कि कोई भी अगर लोड जो जर्क लोड है उसको ब्रेकर हमारा झेल सके कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर जैसे लोड चल रहा है वैसे चलते रहता है। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे मोटर्स जो होते हैं वो वीएफडी से नहीं होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, तो वो मोटर रन करने लगते हैं। तो इस यही सब चीज थोड़ा सा जान रहे थे सर। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया जी सब कुछ। जी जी सर। और कोई और टॉपिक सर, कोई हाँ, टॉपिक तो हैं, बहुत सारे हैं टॉपिक। अभी मतलब किस किस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या किस चीज से रिलेटेड? सर मैं एज अ फैसिलिटी इंजीनियर हूँ एससीएल में। तो ओके। फिलहाल मैं टेक्निकल सुपरवाइजर था, तो रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई है फैसिलिटी इंजीनियरिंग के लिए। अब मैं सोसाइटी मेंटेनेंस में आ गया हूँ सर। तो कौन थोड़ा सी जगह हैं आप एचसीएल में? मैं लखनऊ में हूँ सर, लखनऊ एससीएल में मैं था। तो ओके फिलहाल ओके मैंने मतलब ओके। कुछ ही दिन पहले मैंने न्यू जॉब ज्वाइन की है जिसमें सोसाइटी मेंटेनेंस में आ गया, रेसिडेंशियल साइट है ये। ओके ओके ओके, चलो जी जी वेरी गुड वेरी गुड। सर, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ सर। मैं एक बार मतलब आपको मैसेज भी किया था यूट्यूब पे कि मैं एक लाइव इंटरव्यू आपको देना चाहता था सर। तो ओके, 2 महीने पहले किया था क्या आपने, 1 2 2.5 महीने यस पहले? सर, यस सर, यस सर, दो मैं महीने आज पहले करीब। आज मैं देख रहा था उसको, आज मैं पुराने कमेंट देख रहा था। तो जी जी जी। तो तुम मेरे को ना कल कोशिश करेंगे, कल फ्री होगे तो कल हम कर सकते हैं इंटरव्यू। ओके सर, ओके सर। ठीक है, मेरे ठीक है सर। व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास मेरा? हाँ सर, व्हाट्सएप नंबर एक बार सर इस पे ग्रुप में एक बार डाल देंगे तो हम ऐड कर लेंगे आपको सर, क्योंकि मैं मैं देखना पड़ेगा मुझे। मैं डाल दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक, ठीक है सर। और कोई फ्रेंड्स जो कोई टॉपिक पे बात करें? इसमें टॉपिक अभी मैं देता हूँ आपको, 1 सेकंड रुको, टॉपिक बहुत सारे हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे, मेरे पास टॉपिक तो बहुत सारे पड़े रहते हैं, लोगों के भी आते रहते हैं और कुछ न कुछ। हेलो। ये लोड के बारे में बताइए, लोड कौन सा लोड होता है, कौन सा लोड कैसे होता है, थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे हम अपना सर कैपेसिटर पैनल मुझे लगाना है, एक जी कैपेसिटर जी जी। पैनल लगाते हैं, तो उसको लगाने के लिए हमें कुछ लोड्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये सर लोड होता है बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहले क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एक सब्जेक्ट आता है हमारे डिप्लोमा में। तो मैं एज पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ। तो डिप्लोमा में एक सबसे मेन चीज आरएलसी सर्किट पे आते हैं बात। तो आरएलसी सर्किट पे जब हम बात करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल में आरएलसी सर्किट हर जगह होता है। और आरएलसी सर्किट का मतलब कि आर से रेजिस्टेंस, एल से लोड आपका, और आरएलसी सर्किट सी से कैपेसिटेंस। तो ये आरएलसी सर्किट, किसी भी सर्किट में तीन तरह के लोड तो होते ही होते हैं। अब इसका डिपेंड करता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, आर कहीं ज्यादा है, कहीं एल ज्यादा है, कहीं कैपेसिटिव लोड ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है सर कि पावर फैक्टर हमारा 1 होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है रेजिस्टेंस में कि हमारा वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। लेकिन अब जहां पे पावर फैक्टर 1 हम मान के चल रहे हैं, लेकिन जब तक फेज एप्रिएंट पावर में जब तक कोई एंगल नहीं बनेगा, यानी फाई एंगल जब तक नहीं बनता है, हमारा करंट जो है यानी वोल्टेज जो क्या उसको बोल सकते हैं सर, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि जैसे हम जो पावर देते हैं, यानी हमारा जैसे रेजिस्टिव लोड हो जाता है, लाइट हमारा हो गया, बल्ब हो गया और हीटर हो गया, ये सब रेजिस्टिव लोड है। तो इसमें हम जो भी पावर देते हैं वो हम पूरा यूज करते हैं, उसका कोई भी केवीआरएस नहीं जाता, यानी केडब्ल्यू जितना हमने दिया उतना हम उसको लोड यूज कर लेते हैं, वो कंजप्शन हो जाता है। लेकिन अब जैसे इंडक्शन मोटर होता है, वो हमारे इंडक्टिव लोड में आता है। इसमें क्या होता है कि हमारी करंट जो है वो वोल्टेज जो हमारी लैग करती है। जब वोल्टेज हमारी लैग करती है तो उसमें क्या होता है कि
हम जब पावर्स उसको हम ऐड करते हैं तो कभी मोटर पे स्टैंडर्ड लिखा होता है 0.8 पावर फैक्टर। उसका मतलब होता है सर कि उसकी केवीआरएच और एक केडब्ल्यूएच जो होती है, ये दो तरह की रीडिंग जो हम लोग देखते हैं मीटर में। तो केवीआरएच रेटिंग जो होती है वो फ्लक्स को इंड्यूस कराने के लिए यूज होती है, यानी 20% जो हमारा पावर होता है वो कंजप्शन बेकार हो जाता है फ्लक्स को इंड्यूस कराने के लिए, जो टॉर्क जनरेट कराने के लिए। और बाकी 80% जो पावर होता है वही हम सिर्फ यूज कर पाते हैं मोटर में। तो इसीलिए मोटर का जो एफिशिएंसी 80% ही हम मान के चलते हैं सर। एम आई राइट? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो और कैपेसिटेंस लोड अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारा वोल्टेज जो है लीड करता है करंट को। तो अब जैसे क्या होता है कि सर कि अगर हम कोई पैनल इंस्टॉल करते हैं एस टी एल टी सेक्शन में, तो वहाँ पे कैपेसिटर पैनल लगाते हैं। कैपेसिटर पैनल का इसलिए काम है कि पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव करना। अब पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए क्या है सर कि रिएक्टिव पावर जहां पे बढ़ता है वहां पावर फैक्टर पुअर हो जाता है। अब रिएक्टिव पावर बढ़ने का मतलब है सर कि इंडक्टिव लोड जहां पे बढ़ेगा वहां रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगा। तो उसको रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करने के लिए हम कैपेसिटर पैनल लगाते हैं। सर ये मेरी अनुभव है, बाकी आप कुछ कहें सर इसके बारे में। हाँ ठीक है। कुछ अगर इसमें कमी रह रही हो तो बताएं सर थोड़ा अपना। नहीं 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 यार, मुझे तो कुछ नहीं लगी। राजू जी सर, जी सर। कुछ बताओ यार। नहीं नहीं, काफी एक्सपीरियंस सही किया उन्होंने। और ठीक है सर, एक्चुअली ठीक ही कुछ बताया। देखो, कुछ दास जी पॉइंट्स ने हैं जब जैसे ठीक बोल दिया है तो सब ठीक ही होगा फिर। क्यों राजू? जी बिल्कुल जी, हमारे R&D पर्सन है, हाँ हाँ, ये नई नहीं नई नहीं R&D नहीं, करते हैं। नहीं नहीं, दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। यस सर। और विवेक भाई, एक बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल है। जी बताएं, जी बताएं 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 भाई बताएं। नहीं, ऐसी इससे रिलेटेड है, जैसे कि ना ये काफी बड़े वैसे टॉपिक हैं, हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा कि एसटी लाइन में जी। आप ना एक थिन वायर यूज करते हैं। तो हम्म। क्या रीजन है, एक मतलब क्या रीजन क्या है वहां पे आप पतला वायर क्यों यूज करते हैं? मोटा लगाना चाहिए ना। मैं 11 kV की बात करूँ या 33 kV की बात करूँ, हाँ हाँ हाँ। जैसे आपने इसका भी RLC की बता बात करी। इसका हाँ, इसका भी हाँ बताते हैं आपको। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि एस टी लाइन और एल टी लाइन में देखिए केबल की जो साइज होती है वो एल टी सेक्शन में बढ़ जाती है और एस टी सेक्शन में बिल्कुल कहिए कि आप अगर माना जाए तो वोल्टेज और करंट में देखिए यही फर्क होता है। आप वोल्टेज को बिल्कुल कम से कम वायर में भी आप वोल्टेज को हाई केवी तक पहुंचा सकते हैं और उसको क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन अगर जहां लोड पे बात आती है वहां पे आपको केबल की साइज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोड का मतलब रेजिस्टेंस लॉस वहां बढ़ जाता है। जब जहां पे लोड बढ़ेगा वहां पे हीटिंग जनरेट होती है। हम केबल की साइज क्यों बढ़ाते हैं? केबल की साइज बढ़ाने का मतलब यही होता है कि लोड सेक्शन जहां पे आता है वहीं पे हमारा ओवर हीटिंग होना शुरू हो जाता है। और ओवर हीटिंग से बचने के लिए हम केबल उसकी साइज को एरिया को बढ़ाते हैं, क्योंकि आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। यानी कि रो जो होता है हमारा रेजिस्टिविटी होता है किसी मटेरियल का, एल जो होता है वो लेंथ होता है, और ए जो होता है एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर आप बिल्कुल। एरिया को बढ़ा देंगे तो आपका हम्म, रो जो है वो मेंटेन रेजिस्टेंस जो है आपका कम होगा। जैसे ही क्रॉस सेक्शनल हम्म, एरिया का आप बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। और रो जो है रेजिस्टिविटी होती है, तो रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। जैसे कि एल्युमिनियम की अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये सबका अलग अलग होता है। तो रेजिस्टिविटी वेरी करता है, लेकिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो तो सबका सेम होगा। अब उस किसी हम्म, अब अगर आपका बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज है, जो कि रेजिस्टिविटी होती है, हमारा रो होता है। लेंथ को जैसे ही बढ़ाएंगे आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल। फॉर्मूला बहुत कुछ बताता है हम लोग को। हम लोग कभी कभी फॉर्मूला को इग्नोर मारते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमें हर हम्म, चीज बता देता है। अब आपने बोला कि ट्रांसमिशन लाइन में पतली वायर ही यूज कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। वो इसके बिल्कुल। डिपेंड, देखिए आप एक सवाल आपसे मैं करता हूँ इसी चीज पे, तब हम्म, आपको समझ में आ जाएगा मैं हम्म, आपने सवाल क्या किया है। जैसे बिल्कुल। हमसे एक इंटरव्यू में पूछा था, मैंने आपका एनटीपीसी का मैंने इंटरव्यू दिया था एक। तो उसमें मुझसे ये हम्म, पूछा कि पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अच्छी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। तो मैंने उनको मतलब सीधा यही बोला कि पावर ट्रांसफार्मर की अच्छी होती है। तब उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों आप कह रहे हो, पावर ट्रांसफार्मर की अच्छी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की क्यों नहीं होती है? तो मैंने बोला कि पावर ट्रांसफार्मर की अच्छी होने के कारण इसलिए होती है सर कि पावर ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ होता है कि वोल्टेज को कम ज्यादा करके दे देना।
जगह जगह सब स्टेशन बनाए जाते हैं, वोल्टेज कम और ज्यादा करके दे दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है हमेशा लोड से कनेक्ट होता है, और जब भी लोड से कनेक्ट होगा वहां पे आपका वाइंडिंग लॉस बढ़ जाता है, यानी कि जो आपका कॉपर लॉस वो बढ़ जाता है, और जब कॉपर लॉस बढ़ेगा बिल्कुल पावर उस ऑटोमेटिक जो है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, क्योंकि लोड हमेशा वेरी करते रहता है, बिल्कुल कभी पिक बिल्कुल। लोड जाता है, कभी डाउन लोड जाता है, इसीलिए। तो आप अगर समझ पा रहे होंगे तो मेरे सवाल का जवाब यही समझ में आ गया होगा कि कभी भी वोल्टेज को जो है हम कम से कम एमएम के बारे में भी वोल्टेज को हम हाई केवी तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब लोड की बात आती है, जैसे एम्पियर को अगर हमको बढ़ाना होगा, तभी केबल की साइज बढ़नी शुरू होती है वहां से। कोई और रीजन और रीजन इसके अलावा? एसटी में, हाँ एसटी में एक और रीजन होता है, जैसे अगर आप टावर की बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो वहां पे सबसे पतली वायर ऊपर की जो आती है वो आपका होता है लाइटिंग एरेस्टर, जो आपका बादल जो टकराता है और जो वेव जनरेट होता है, वेव तरंग, बिल्कुल उससे बचने के लिए वो एक अर्थ वायर ऊपर से गई होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, सबसे पतली वायर जो होती है। तो अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो मैं उस पे बता रहा हूँ, बाकी आपके हिसाब नहीं से नहीं, अगर कुछ और है तो मुझे बताएं। नहीं मैं उसकी बात, लाइटिंग रजिस्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जी मैं जी, कुछ तो और चीजें पूछ रहा हूँ। जैसे आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। हम्म। तो और किसी का जैसे कोई और भी रीजन हो तो जैसे कैसे बताऊँ मैं? और रीजन अगर मेरे से कुछ रह रहा है तो आप प्लीज बताएं हमें, मेरे है भी नहीं, नया एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या है ना कि थ्योरी में थोड़ा सा ना हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। हाँ, जी जी, प्रैक्टिकल में ज्यादा घुस के तो थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट हाँ 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 हाँ, पता तो रहता है कि हाँ ये है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। नहीं, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, और ये चीजें ना हम लोग ध्यान नहीं देते इन पे खासकर। जैसे कुछ हाँ कुछ नए हाँ, टेक्नीशियन है हमारे, तो वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते इन चीजों पे। जी तो जी, तो वैसे आपने जो सवाल किया सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। नहीं, आप आपसे मैंने जो सवाल किया वो आपका बिल्कुल सही सवाल था। आपने खुद कहा कि भाई वहाँ करंट का मैग्नीट्यूड कम रहता है कंपेयर देन इन एलटी से। तो वो हम्म, एक वजह है, सबसे बड़ी वजह, क्योंकि वहां पे जो करंट का मैग्नीट्यूड कम है, वोल्टेज आपका अधिक है, तो वह वोल्टेज के लिए ठीक कोई है जी, नीड नहीं है। बिल्कुल। जी जी जी, तो जी जी, यही मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आप आपने सुना होगा कि हम लोग जो टैप चेंजर लगाते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग में क्यों लगाते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग क्यों राइट नहीं राइट लगाते? राइट सर, राइट, जी जी बिल्कुल। वो अब सर मैग्नीट्यूड एक का सवाल सबसे बड़ा। हम्म, जी जी, बड़ा- जी जी, एक सवाल मेरे से और किया गया था, मैं एनटीपीसी के इंटरव्यू में मेरे से एक सवाल और पूछा गया था कि जो आप ट्रांसफार्मर जब आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है सर, प्रदीप सर, हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, सुन हाँ रहा हूँ। सर, मेरे एनटीपीसी के नेक्स्ट सवाल तो ये था मेरा, जो उसमें ये पूछा गया था कि आप जब ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हो तो ट्रांसफार्मर को लगभग 48 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए करीब करीब छोड़ दिया जाता है नो लोड पे। अब नो लोड पे छोड़ने का सबसे मेजर वो रीजन पूछ रहा था मेरे से, तो मैंने मैंने मतलब मैं अपने अनुभव से उनको ये बोला कि सर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे हमारी जो ऑयल होती है इंसुलेशन ऑयल, तो हम्म, इंसुलेशन ऑयल में क्या होता है जब हम ड्रम से उसको डालते हैं, यानी मेन टैंक में डालते हैं कंजर्वेटर के द्वारा, तो उसमें जो है ना चाहते हुए कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहता है हमारे ऑयल में। जब वो मॉइस्चर थोड़ा भी अगर आ गया और अगर हम ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट लोड पे दिए और हम डायरेक्ट उसको मतलब कनेक्शन दिए और उसके बाद उसको लोड पे डाल दिए, तो वो मॉइस्चर जो है तुरंत वाइंडिंग जो लॉस मतलब वाइंडिंग पे हमारा इफेक्ट डालेगा, और उस वक्त ट्रांसफार्मर को बहुत भारी नुकसान हो सकता है या इंटरनल फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। तो यानी आपका उस कहने का मॉइस्चर, मतलब यह है कि ऑयल कंडक्टर बन सकता है। जी जी जी, यानी कि एज ए कंडक्टर वो बिहेव करेगा ऑयल जो हमारा हाँ। उस मॉइस्चर की वजह से। और हम्म, जब आप लोड से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, अगर आपने नो लोड पे उसको ओवर हीटिंग करवा दिया ऑयल को कुछ मतलब कुछ हद तक, तो जो मॉइस्चर है वो हम्म, वाष्प बन के रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो वो एग्री हुए, बाकी वो कुछ और भी कंडीशंस बता रहे थे, लेकिन इंटरव्यूअर ज्यादातर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट मैंने अपने हिसाब से ये हम्म। बताया। तो इसमें सर ये आप लोग से जानना चाहता हूँ कि क्या ये कुछ हद तक सही था ये? नहीं, एक्चुअली रियली। सही बताया आपने। सर प्रदीप सर से भी जानना चाहता हूँ सर कि ये थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर कर देते। यार देखो, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं।
जी ठीक है, थोड़ा और सोचेंगे इसके ऊपर कि क्या ठीक रीजन है हो सर, सकता है। थोड़ा बट जो जो रीजन आपने बताया ना, वो मुझे कुछ ज्यादा जस्टिफाई करता हुआ नहीं लगा। जैसे हमारा जो सपोज हमने हमारी जो कॉइल होती हैं वो तेल में पूरी रहती हैं जी जी ट्रांसफार्मर जी की। तो जी जी अगर हम उस पे कम लोड डालते हैं या ज़्यादा लोड डालते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मॉइस्चर है, तो वो कम लोड हम्म में भी उसको इफ़ेक्ट करेगा और हम्म मॉइस्चर है तो ज़्यादा करेक्ट, लोड में भी इफ़ेक्ट करेगा। नहीं, मेरे करेक्ट। मेरा ये था सर, मेरा ये था कि जब नो लोड पे आप रख रहे हैं, तो सर देखिए जैसे कि क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज लॉस है और करंट लॉस है, जब वाइंडिंग लॉस यानी करंट लॉस या करंट वाइंडिंग लॉस कब होगा? जब आप किसी चीज को लोड पे कनेक्ट करेंगे, वरना आपका कोर लॉस होगा यानी वोल्टेज लॉस होगा। वोल्टेज वेरी करेगा तो वो तो वोल्टेज हमेशा वेरी, क्योंकि आप ओपन ओपन सर्किट जब भी आप किसी चीज की करते हैं तो वहाँ वोल्टेज पता चलता है, करंट पता नहीं चलता। करंट कब पता चलेगा? जब कोई सर्किट बनेगा, तभी आपको एम्पियर मेजर कर पाएंगे। तो मेरा कंसर्न ये था बोलने का सर, कि जैसे आप जब नया इंस्टॉल ट्रांसफार्मर करते हैं, तो उस वक्त जो होता है, बैरल से आपने तेल डाला उसके अंदर, और वो तेल में आपको पता नहीं कि कितनी इम्प्योरिटी है, यानी मॉइस्चर उसमें है नहीं है या बिल्कुल नहीं है। तो हम एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, जैसे आप अभी वीडियो बनाते हैं सर प्रदीप सर, तो वैसे ही मैंने हुँ, बहुत सारे इसके वीडियोस देखे थे। उस बेसिस पे मैंने ये बात बोला। तो मैंने पहले ही ये चीज वीडियो देखा था, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत सारे इंस्टॉलेशन होता है, तो उसमें हम अपने ही साइट पे बता रहा हूँ कि अभी अभी रिसेंटली ये ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हुआ है। तो मेरे दिमाग में अचानक से सवाल आया कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, और तुरंत मैंने इंटरव्यू में ही मेरे से ये फेस सिचुएशन क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। तो देखो, उसमें यही चीज मैं बोला गया मैं था। भी सॉरी, जी मैं जी आपको इंटरप्ट कर रहा था, सॉरी। जैसे जी जी आप जी जो जी ऑयल की इम्प्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जी वो जी हर साइड पे होता है, हमारी साइड पे भी होता है। तो जी उससे जी जी पहले हम लोग ना टेस्ट करते हैं, कुछ इंस्टॉलेशन से पहले ऑयल की भी टेस्ट होता है, ऑयल का बीडी भी टेस्ट हाँ होता हाँ है। हाँ तो हाँ उसमें हाँ सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपका जो ऑयल का जो प्योर है या इम्प्योरिटी है उसके अंदर, वो कोई पार्टिकल तो नहीं है मॉइस्चर के, तो वो सारे क्लियर हो जाते हैं। आप जब बीडी भी टेस्ट करेंगे तो वो क्लियर है। वो आप नहीं, उसका एक सैंपल ले लें। जी 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मेरा जो मानना है ये तो वहां से क्लियर हो गया इम्प्योरिटी ये सवाल। इम्प्योरिटी का सेंस ये नहीं था सर कि उसका वीडीबी में ब्रेकडाउन वोल्टेज का उसमें इम्प्योरिटी है, या इम्प्योरिटी का सेंस सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर का था। वो मॉइस्चर, वो भी बिल्कुल ऐसा मॉइस्चर जो हमारे ट्रांसफार्मर को देखिए डायरेक्ट पता नहीं कोई चीज चलता है, लेकिन थोड़ा हम्म, बहुत भी क्षति, देखिए ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे जैसे हम्म, सर की तरह ही बहुत सारे वीडियोज मैंने देखे, उस पर ये चीज पता हम्म, चला। बट एग्जैक्ट जो है, जो जैसे मैंने जो जितना मैंने वही यूट्यूब पे देखा वही चीज मैंने बता रहा, लेकिन एग्जैक्ट क्या वो जानना चाह रहे थे मेरे से, वो फिफ्टी हाँ, परसेंट करेक्ट। जैसे सर अभी एग्री कर रहे हैं, 50% वो एग्री किए, लेकिन 50% बोले कि कोई ठोस वजह और निकाल ले, कि आप हम क्यों 48 घंटे के लिए या 2 दिन करीब 2 दिन के लिए हम उसको छोड़ते हैं कि नो लोड पे होने दो, उसको थोड़ा सा ओवर हीटिंग होने दो, ताकि तो मेरा ना वो तो सेम इंजन की तरह होता है, जैसे हम नई ट्रैक्टर लेके आते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं ना, जी उसको जी कुछ देर चलने जी जी देते हैं। ये भी जी जी होता है जी ना, जी खासकर जी वो बिल्कुल। समर्सिबल पंप, तो में भी ऐसा कुछ हो। तो हाँ, देखते हैं इसकी। शायद कुछ एफिशिएंसी का भी कुछ मसला नहीं, होता होगा। ऑयल की इम्प्योरिटी के बारे में बात करें हम, स्ट्रेंथ की, जैसे उसका ना मॉइस्चर की बात करते हैं, तो जो ऑयल बीडीबी जो होता है ना, उसीलिए होता है कि ऑयल की आपका ना जो जिसको हम बोलते हैं ना कंडक्टिविटी कम जी तो जी, नहीं हो रही है, उसीलिए हम नहीं टेस्ट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, वो तो आखिर प्रॉपर सिल रहता है और वो देते भी हैं, तो उस टाइम हम्म। अपना सब कुछ आकलन करके ही देते होंगे, अच्छा, सारा मैं कैलकुलेशन उसका। एक क्रॉस सवाल करूंगा। क्या हम वाटर टाइप जो ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, क्या हम उसको पानी से धो सकते हैं? ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर को, हाँ, पानी से धो सकते मतलब हैं, एज पर इंटरव्यू के मैं उस कंसेप्ट से पूछ रहा हूँ। वाटर नहीं सर, मतलब पानी पानी से से धो नहीं धो सकते सकते, नहीं सर पानी से नहीं धो हैं? सकते। क्या क्या क्या? सर पानी से इसलिए नहीं धो सकते क्योंकि देखिए अब मेरा तो यही मानना है कि इलेक्ट्रिकल में वाटर का तो यूज हाँ, कहीं होना ही नहीं चाहिए। ये मेरी जैसे अपनी, आप अब वैसे डायरेक्ट मेरी ठोस वजह कुछ नहीं कह सकता, बट मैं कहता हूँ अच्छा, जब पानी से इसको यूज नहीं करना। आपके उसमें आप साबुन ट्रांसफार्मर भी को लगाना चाहिए ना, खाली पानी से धुलने से थोड़ी चलेगा यार। आप सिंपल सी बात है, कपड़ा यूज कर सकते हैं। अच्छा, बरसात उस होती है, क्या आप पानी रोक लेते हैं में जो या रहता है जरूरत बारिश है? होता है उस कंडीशन में क्या होता है? हम्म? नहीं, एक बार बताइए, सवाल का मतलब था क्या, जैसे ऊपर का पानी यानी उसके सरफेस का पानी जो मतलब आउटर का होता है, या इंटरनल? क्योंकि हम सवाल मैंने समझ नहीं पाए आपका। नहीं मैं नहीं, धोने का इंटरनल मतलब में तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, जब हम धोना होता है तो हम आउटर से ही धोते हैं ना, अपनी बॉडी को भी इंटरनल कहाँ धोते हैं?
हाँ वो तो तो है ही, उसका तो मतलब यही हुआ ना, बारिश तो है होती, ना? वो तो बारिश तो होती है, हाँ नहीं, वो तो बारिश तो इंटरव्यूअर होती के है। सवाल है, वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। तो अच्छा हम, अच्छा, हमारा सवाल है, हम धो सकते हैं, क्यों नहीं धो बिल्कुल सकते हम? बिल्कुल, अच्छा अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा। चलिए मैं तो समझ उनके नहीं पाया। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, उनके भी कोई पता नहीं, इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कोई बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ इस बात को। वैसे बड़ा मजा आ रहा है सर, आप लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है। मैं, हमें भी काफी आपसे नॉलेज मिल रही है, और राजू, ऐसे ही होता एक काम है। करो, जी सर। जहाजी को ना अपना जो ग्रुप है ना उसमें ऐड कर लो यार, व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है ना एक। मैं उसमें एडमिन हूँ सर। नहीं होगे मैं एडमिन बना दूंगा, होगे मेरे ख्याल तुम अच्छा अच्छा, एडमिन, नहीं होगे तो मैं एडमिन बना दूंगा तुम्हें, उसमें ऐड ठीक है। कर देना। जाजी मुझे नंबर सेंड कर देना, मैं आपको ऐड कर देता हूँ उधर, है? ठीक है सर, बिल्कुल। आप तो काम के आदमी है हमारे। काम के आदमी तो आप सभी लोग हैं सर। ऐसा एक कुछ नहीं दूसरे, है, हाँ। बस जॉब सर्च कर रहा हूँ अभी। मैं उब रहा हूँ सर, एक जगह से काम कर करके। लखनऊ मैंने 3 साल करीब टाइम दे दिया लखनऊ में। जब जॉब तो लखनऊ आपका होम टाउन है, या फिर आप और कहीं से? नहीं, मैं बिहार से बेसिकली हूँ, मैं बिहार तो से फिर जब हूँ। लखनऊ आना या फिर दिल्ली आना एक ही बात है, यहाँ अच्छा है, यहाँ काफी बिल्कुल, फ्यूचर भी है। हाँ तो हाँ। यही कोशिश पोल्यूशन में है मेरा यार, मान दिल्ली में पोल्यूशन है भैया। सर लखनऊ भी हाँ, कम नहीं है, सर लखनऊ कम नहीं है। लखनऊ तो हाँ और ये ज्यादा तो गंदा। है। नोएडा के लिए देख रहे हैं अभी, कहीं इंटरव्यू कंडक्ट होता हो अच्छी बात है, बाकी देख रहे हैं। हो जाएगा कहीं ना कहीं, हो जाएगा आपका इस हिसाब से नॉलेज है, हाँ, मोस्ट जी प्रोबेबली हो जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, जी, लगे हुए हैं सर, अब देखिए क्या होता है। सीवी तो मैंने बहुत जगह भेज रखा हूँ अपना। ओके ओके, बाकी अभी तो कोविड-19 का असर है, इसलिए मैं मान रहा हूँ इस बात को, दिक्कत है। जी। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा है। कोविड का तो बहुत असर हुआ है सर, क्यों राजू सर? जी बिल्कुल हुआ है, अरे। अ, सैलरियाँ नहीं विकास, बढ़ रही, सुनना भी पड़ रहा है। जी जी। और वैसे सर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ बताएं सर। बता देंगे, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन। बता देंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जो पूछना है पूछ लो। सर जैसे जैसे जो मैं डॉक्यूमेंटेशन अपने साइट पे करता हूँ, तो उसमें हम सर 2 तरह के डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं मेंटेनेंस में। तो एक जो हमारा होता है वो डीएमआर होता है, जो डेली मैनेजमेंट रिपोर्ट हम भेजते हैं। तो उसमें जो है हम अपना एस्टिमीटर का कंजप्शन भेजते हैं, उसके बाद डीजल कंजप्शन भेजते हैं, उसके बाद फिर ऑल मैन पावर डिटेल्स भेजते हैं, जिसमें हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस के सारे मैन पावर्स होते हैं। उसके बाद जो है आपका जो स्पेसिफिकेशन है सारे साइट का, कौन सी मटेरियल कितनी रेटिंग की है, उसका कोई 24 घंटे के अंदर में कोई इंसिडेंट तो किसी आपके इक्विपमेंट्स में नहीं हुआ है, कोई तरह का फॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद आपने क्या काम करवाए, यानी 24 घंटे में आपने ऐसा क्या काम कराया जो पीपीएम वर्क, यानी प्लान शेड्यूल मेंटेनेंस पे आपने क्या काम कराया, वो सब चीजें जो है हम लोग रिपोर्ट में भेजते हैं सर, जो आपका डेली बेसिस पे जाता है। और और कुछ मंथली में जो बहुत सी चीजें और भी और ऐड होती हैं। हाँ इसमें और ऐड करने का मतलब, जैसे हम रेसिडेंशियल साइट पे हैं तो हमारा यहाँ पे वाटर कंजप्शन भी डाला जाता है, जैसे फायर टैंक की कैपेसिटी, उस पे कितना परसेंटेज आपने फायर टैंक को भरा है, उसके बाद फिर यूजी टैंक जो है आपका वो कितने परसेंटेज भरा है। उसके बाद आपका जो हो गया सारे रेसिडेंशियल साइट है तो आपका सारे टावर में कितने परसेंटेज वाटर है, कितना कंजप्शन आपके यूजी टैंक्स में हो रहा है। ये सब हम्म। चीजें हम लोग में भेजते हैं सर। हाँ बिल्कुल, तो मेनली मेनली सारी चीजें होती हैं आपकी। बाकी सर एचवीएसी मैंने ये होगी, देखा है प्लम्बिंग कि होगी। हाँ नहीं नहीं, वो मैं मान रहा हूँ, मैं कहने का ये मतलब है कि आपकी डीएमआर रिपोर्ट जो है वो साइट पे डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपके जो करेक्ट डायरेक्टर है करेक्ट। या जो मैनेजर है वो कितना आप चीज से मांग रहे हैं, आपका रिक्वायरमेंट वो क्या चाहते हैं आपसे, वो देखो, रिपोर्टिंग। कहीं कहीं आप हाउसकीपिंग ऐड नहीं कर सकते, कहीं कहीं आप ना अपने खुद को देख रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी को देख रहे हैं। और फिर जी जी डिपेंड करता बिल्कुल है इक्विपमेंट्स के ऊपर आपके क्या क्या बिल्कुल इक्विपमेंट्स हैं आपके। बिल्कुल। अब जैसे वो क्या बहुत था बड़ा कि है। मैं एससीएल में था, तो वहाँ पे एचबीएससी प्लांट था, बड़े बड़े चिलर प्लांट थे। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे तो मैं फैसिलिटी इंजीनियर नहीं था, तो मैं वहाँ पे नहीं जानता था चीज़ें कि कैसे क्या होती है। लेकिन मैं न्यू ज्वाइनिंग में ये चीज़ें पता चली कि रिपोर्टिंग ऐसे की जाती है या इस तरह की चीज़ें होती है, कोई तो वो लोग। हाँ जी जी। कोई बड़ा, मैं बताऊं, कोई बड़ा वो नहीं है, लोग ना ऐसे डर जाते हैं, पता नहीं क्या डे हमारा, कुछ नहीं है। एक बार उसको खाली पेज ले लो और अपने आप वैसे ही भर लो।
कोई बड़ा नहीं, बिल्कुल लेकिन हम लोग ऐसे डर गए यार के भाई जो इंजीनियर होते हैं वो बड़े, उनके ना कुछ 4-5 हाथ होते हैं, दिमाग कुछ होता है। कोशिश करो, नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा भी था, मैं भी ये सोचता था यार, जो सीआरई के इंजीनियर होते हैं यार, वो भाई साहब मानना पड़ेगा उनको, वो ग्रेड ग्रेड होते हैं, कंप्यूटर पर कैसे काम, कुछ नहीं है। अब बस थोड़ा आगे तो बढ़ो, बस जी जी रिस्क बिल्कुल। लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा। जी जी कुछ नहीं है बिल्कुल। उसमें, सब कुछ लिखा है, आपको लिखना है बस कंजप्शन निकाल के, वो आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि आपको जो भी बिल्कुल। कंजप्शन निकल रहा है हर चीज का, वो आपको बाकी आगे आ जाएगा और बाकी आपको क्रॉस चेक करना। मंथली बेसिस पे भी हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं, जो कि मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट जाता है, एमएमआर रिपोर्ट। तो उसमें जो है लगभग हम लोग 30 से 35 स्लॉट्स में भेजते हैं चीजें, वो पूरे मंथ का जाता है सर। वो एक फाइनल रिपोर्ट होती है, और वो उसमें फाइनल गलती आपकी रिपोर्ट होनी होती भी है, नहीं चाहिए, होनी आपकी भी नहीं गलती चाहिए। होनी जी चाहिए। जी। मोस्टली हाँ मोस्टली मैनेजर वगैरह उसको जल्दी बनाते हैं, क्योंकि उनको ना वो ऊपर तक देनी पड़ती है, खासकर आपके बिल्कुल बिल्कुल कंपनी के बिल्कुल, वो एवीपी कहते लेवल भी तक है जाते हैं। हमारे, हम प्रॉपर्टी मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं तो वो लोग कहते हैं हम्म। कि तुम्हारी गलती का मतलब तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती, क्योंकि अरे मेरे एंड से ये क्रॉस चेक होके जाता है। हम्म, तो उसके बिहाफ पे आपका एक ना परफॉर्मेंस देखा जाता है। आपने उसमें गलती जी कर दी तो अप्रेजल में मैंने सुना अपने मैनेजर से कि आपके ना पैसे कट जाएंगे। अब जो अप्रेजल होता है ना, तो उसमें ना सर को पता होगा, सर प्रदीप सर किस कारण ज्यादा जानते होंगे। गलतियां जी वहां पे जी। एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, बिल्कुल। काफी जगह है इसको, मतलब आपके जो एसएलए से आपके जोड़ दिया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। मैंने सुना है सर, मेरा जो एडमिन मैनेजर है वो कहते हैं कि हमारी जो दो तीन गलतियां हो गई थी उनकी रिलेटेड टू प्लम्बिंग, उन्होंने कहा था कि मेरे पैसे कटेंगे, और करते हैं। मतलब मेरा जो अप्रेजल है ना, वो 5% कम कर दें या फिर और भी कुछ सजा दे दें, ऐसे रहता है उनका। एंड एंड आगे मार्च में या दिसंबर में। तो हम अपने स्तर पर गलतियां कर देते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं है, लेकिन मैनेजर जो बैठे हैं ना, वो गलतियां नहीं करते भाई, उनको बड़ा सोच समझ के रिपोर्ट देनी पड़ती है, मतलब बढ़िया तरीके से क्रॉस चेक करके। ये पुष्पेंद्र जी बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बढ़िया तरीके से। बिल्कुल सर, आए। गुड इवनिंग साहब, सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग साहब, कैसे भाई हैं? आज काफी लेट ज्वाइन किया, मुझे काफी चीजें पता नहीं चल पाई कि क्या क्या हो गया। आई मिस्ड इट। तो आज कौन से सब्जेक्ट पे MIS बात हो रही रिपोर्ट थी? और हमारी जो MMR रिपोर्ट है ना, उसके बारे में बात हो रही थी कि मैनेजर के मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या होता है, थोड़ा सा उस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए आप, कितनी जरूरी है, और मैनेजमेंट के लिए, हायर मैनेजमेंट के लिए भी कितनी जरूरी है वो। करेक्ट। और सेकंड सर ये था कि हम ये पूछ रहे थे, गलतियां होने पे क्या कुछ अप्रेजल में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ कम होता है, ऐसा मैंने सुना है, मेरे मैनेजर कहते हैं, क्या ये सही बात है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि इसके बेस पे ना आपके पेनल्टी पॉइंट्स बन जाते हैं। तो जो क्लाइंट होता है बेसिकली वो आपके कुछ पेनल्टी पॉइंट्स बना के पैसे काट देता है। यदि वो उसमें भी एक लिमिट होती है, लाइक जैसे मोस्टली कंपनी राइट में होता सर। है कि 5% तक। अब मान लो उसका ओके। 2 करोड़ का बिजनेस है साल का, तो 2 करोड़ का 5% वो काट सकता है, अप टू 5%। बट वो भी काफी बड़ी वैल्यू होती है। तो ऑब्वियसली यदि 5% पूरा कट गया, तो आपकी कंपनी आप पे क्यों भरोसा करेगी कि यार आपका टीम अच्छे से काम नहीं कर रही है, तभी मेरा 5% पेनल्टी कटा है। तो ऑब्वियसली फिर वो इम्पैक्ट करेगा इनडायरेक्टली आपके अप्रेजल्स पे। वैसा है। बिल्कुल। जी जी जी। तभी मैनेजर्स लोग काफी टाइम देते हैं कुछ काम के लिए, वो ये नहीं करते भाग जाए मेरा टाइम ओवर हो गया, और हम लोग भाग जाते हैं 2 बजे से ऊपर, चलो। नहीं, ये चीजें ना अलग अलग कंपनी में अलग अलग, जैसे इन्होंने बताया कि कंपनी के साथ SLA हो जाता है कि सर्विस जी लेवल एग्रीमेंट है, कि उसमें चीजें होती हैं कि ये काम इतने देर में होना चाहिए, ये कंप्लेंट इतनी देर में होना चाहिए। तो उस तरह करके होता है, ये रिपोर्ट इतने बजे तक आ जानी चाहिए, अगर मतलब काफी चीजें होती हैं। तो हम्म। कुछ जगह है इन इन सब चीजों को अप्रेजल से जोड़ दिया जाता है, मैनेजर के अप्रेजल से, कि इसने सारी चीजें कब कब कैसे कैसे भेजी, तो वो चीजें होती है। उसका अप्रेजल जब होगा ना, वो अच्छी तरह नहीं होगा। नहीं, जी मैं कई तरह की ऑब्वियसली कंपनियां मैनेजर हैं, पे पैसा बचाने के लिए, बनाने के लिए अलग अलग कुछ न कुछ इम्पैक्ट करती रहती है। मैनेजर पे इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैनेजर तो ही इज द आंसरेबल पर्सन। अभी उसके यस सर। नीचे जितना भी स्टाफ, असिस्टेंट मैनेजर, फील्ड सर्विस इंजीनियर या फिर टेक्नीशियंस, उनको ऑब्वियसली डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पर क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? मैनेजर से, ऑब्वियसली जो साइट लीड है। तो उस पर तो हमेशा इम्पैक्ट कटेगा पड़ने ही तो। वाला है। जी जी जी।
सो आज कौन से सब्जेक्ट पे बात हो रही थी? सर रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रही थी सर, मेंटेनेंस में क्या क्या रिपोर्टेज आती है ऑपरेशन मेंटेनेंस में सर। देखो, हर एक रिपोर्ट बेसिकली लाइक यदि सबसे पहले नीचे से आप चालू करते हो, जो एमएसटी या टेक्नीशियन रिपोर्ट्स बनाते हैं, लॉग बुक्स जी में भरते हैं, उसको समराइज करके एक डेली रिपोर्ट बनाता है, जो कि आपका फील्ड इंजीनियर या फील्ड एग्जीक्यूटिव जो होता है, फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव, वो जी तैयार जी करता है। तो बेसिकली उसको डीएमआर बोलते हैं, कई जगह डीआरआर बोलते हैं, डेली रिव्यू रिपोर्ट। सो अलग अलग जी नाम है। तो एक फिर उस आपने एक हफ्ते की रिपोर्ट बनाई, उसका एक हफ्ते की रिपोर्ट बना के WMR, एक मंथली मेंटेनेंस रिपोर्ट या मंथली रिव्यू रिपोर्ट बना के आपका MMR इंजीनियर जी आपका, हाँ, आपके मैनेजर तक भेजता जी है। मैंने वो मैनेजर तक ही रहती है, वो मैनेजर को ऊपर नहीं भेजना होता है। बट जी जी ये चारों रिपोर्ट मिला के आपकी मंथली, सॉरी वीकली, एक महीने में 4 वीक होते हैं ऑलमोस्ट, है ना? तो चारों रिपोर्ट मिला के फिर एक मंथली MMR बनता है, मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट। यस सर वो आपके मैनेजर को शो करना होता है, क्लाइंट को, या जो उसका ये सुपरवाइजर है, सीनियर मैनेजर है, उसको। तो वो रिपोर्ट आंसरेबल होती है, क्योंकि उसके बेस पे पूरा आगे की बजटिंग, आपके सिस्टम एडहेरेंस कैसे काम कर चल रहा है, पॉलिसी प्रोसीजर, बिल्कुल सब सर सेटअप होता है उसके हिसाब से। जी 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 और फिर लास्ट में आपका जो एनुअल रिपोर्ट, कई जगह हाफ ईयरली रिपोर्ट वो भी तैयार करते हैं। तो डिपेंड अपॉन क्रिटिकलिटी, लाइक डेटा सेंटर है, उसमें क्वार्टरली रिपोर्ट अलग जाती है, हाफ ईयरली अलग जाती है, एनुअल अलग जाती है, वीकली भी जाती है। तो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं। नॉर्मल फैसिलिटी में आपकी मंथली रिपोर्ट बस जाती है मोस्टली, और एक एनुअली जाती है, ऐसा है। जी सर। और सर एक बात और भी है कि जैसे रिपोर्टें जो होती है वो मैं अपने सीनियर से एक बार पूछा था कि सर रिपोर्टें कैसे किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो उन्होंने ये बोला था कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिपोर्ट का फॉर्मेट भी चेंज होता है कि वो क्या चाहते हैं आपसे, आपका किस हद तक आपसे रिपोर्ट चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है सर कि बड़ी साइट होती है तो वहाँ पे काम करने के लिए लोग ज़्यादा होते हैं। अब रिपोर्ट करने के लिए उनको लोग ज़्यादा होते हैं तो वो अपना काम बटा हुआ होता है। लेकिन कहीं छोटी साइट में होता है, वहाँ पे मेंटेनेंस को बहुत कुछ देखना पड़ता है, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो छोटी साइटों में क्या वो बता रहे थे कि अगर आपका एक जैसे चाय बन रहा है, कहीं कॉफ़ी बन रहा है, तो कॉफ़ी में कितना डेली का कंजप्शन कॉफ़ी का है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को नीड है, उसको जानकारी होता है, चाहिए कि हाँ होता है, उसको होता है। जानकारी चाहिए कि भैया कितना कंजप्शन तुम करवा रहे हो लोगों से। तो यानी कि एसेंशियल चीजें जो मतलब डेली बेसिस पे जो यूज होते हैं उसका भी डाटा वो हम लोग मांगते हैं कि आखिर ये कंजप्शन डेली का क्या है, मंथली का क्या है। अभी क्या है सर, सोसाइटी मेंटेनेंस में मैंने एक चीज देखा कि पहले क्या था कि बिल्डर्स जो है तो बिल्डर्स मेंटेनेंस देखती थी, अब बन गया है RWA यहाँ पे। तो जब हम्म, RWA जैसे ही बनी है सर, इतना चेंज मैं देख रहा हूँ साइट पे। ये लोग पहले क्या था बिल्डर के टाइम में कि इतना फ्रीडम हम लोग मतलब ये थे, कोई भी चीज स्टॉक में मतलब पर्याप्त रहता था, हम लोग के पास अपना स्टोर था, कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर क्लाइंट को दिक्कत हुई तो हम लोग डायरेक्ट पार्ट चेंज कर देते थे सामान। अब क्या है, RWA जब से बनी है, एक छोटी छोटी मतलब कील भी अगर हमको चेंज करनी है तो उससे परमिशन लेनी पड़ती है। और वो एक एक चीज का इस तरह हिसाब ले रही है, मतलब जिस चीज पे हम लोग सोच नहीं सकते थे कि यार ऐसे ये सवाल करेगा। आज के टाइम में मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ तो मैंने बोला कि RWA को कि सर 500 लीटर डीजल मेरे यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो वो कह रहे हैं कि 500 लीटर डीजल रिक्वायरमेंट है क्यों। हम बोले सर 2000 का स्टॉक है अपने पास और 3 DG में आपके भरे हैं तेल। तो कह रहे हैं कि ऐसा है, हमने बोला बैरल में आपका डीजल ज्यादा बच नहीं रहा है। तो कह रहे हैं हम 100 लीटर अगर बचा है वो भी डाल देंगे तो पूरा डीजल आपका बैरल खाली हो जाएगा। तो बैरल में तो कम से कम स्टॉक रखेंगे ना, ताकि इन केस अगर बिजली कटती है तो आप डीजल फुलफिल कर पाए। तो ऐसा है, तब का तब देखेंगे, पहले अभी तो देख लो अभी कितना दिन का अपने पास स्टॉक है। तो कहने का ये मतलब है सर कि सिस्टम इस हद तक मतलब काम करना पड़ता है लोगों को। नहीं नहीं, ये ये आपका चीज सवाल है रेजिडेंशियल में हर जगह है, ये आपके यहाँ नहीं है। जी जी अब रेजिडेंशियल में गालियां भी देते हैं, गालियां भी देते हैं आपकी बहुत सर कैबिन में बहुत आके। मेरे साथ का एक लड़का इंजीनियर की जॉब छोड़ के भाग आया इंटरव्यू में, केवल जब वो इंटरव्यू में बैठा सर था मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी मैनेजर के सामने। तो होता है, वहां पे ऐसा रेसिडेंशियल होगा साइड में और बहुत हमेशा होता है। प्रेशर है। नहीं, वहाँ जी जी गालियां भी होती बिल्कुल है, वहां पे कोई मैनर्स नाम की चीज नहीं होती। आपको जॉब करनी कॉर्पोरेट में करो, फुल इज्जत मिलेगी और हर चीज मिलेगी। मैं था भी ये सर जब रेजिडेंट तक कॉर्पोरेट सही बोल रहे हैं आप।
नहीं बिल्कुल मेरे हैं, एक भाई है, वो बताते रहते हैं सारा कुछ। जी जी। वहाँ पे फीमेल्स की ज्यादा चलती है, आपको कंप्लेन आएगी प्लम्बिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा, और प्लम्बिंग फीमेल्स का बहुत ज्यादा ज्यादा आगे। रहता है, प्लम्बिंग का ज्यादा रहता है। प्लम्बिंग इशू तो इतना रहता है, मत पूछिए। बारिश अगर हुई तो सीपेज का सबसे ज्यादा दिक्कत। कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है वहाँ पे, कानून कोई नहीं है। हाँ हाँ हम्म। बिल्कुल। ये है सर कि अगर रेसिडेंशियल साइट का प्रेशर अगर आपने हैंडल कर लिया ना, तो ये तो है कि आप सुनना सीख लिए। लिसनिंग पावर अगर आपकी अच्छी हो गई तो आप साइट पे कहीं पे भी काम कर लोगे। प्रदीप उसे सर इस प्रेशर बात से नहीं एग्री कहते कर रहे हैं कि नहीं? नहीं ब्रदर, उसे प्रेशर नहीं कहते, मैं एग्री नहीं करता। वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर आपको झेलना होगा तो कमर्शियल टावर में आओ, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आओ, और खासकर वहाँ पे डेटा सेंटर हो, और आपके जो क्लाइंट्स हो ना टॉप के क्लाइंट हो, मतलब बढ़िया वाले, हम्म। और वहाँ प्रेशर आप झेल हम्म। के ना, खासकर एचसीएल जैसा हो गया आपका, विप्रो है, या फिर और भी बहुत सी कंपनियां हैं, आप वहाँ झेल के ना तो आप कहीं भी झेल जाओगे। बिल्कुल। रेजिडेंशियल में तो आपको गोली देना आना आता आता हो बस, आप झेल जाओगे। कॉर्पोरेट में गोली दे पाओगे, सारे लोग टेक्निकल बैठे हैं। रेजिडेंशियल में जो बिल्कुल बिल्कुल। आरडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, जो आरडब्ल्यू के जो भी मैनेजर जो भी होते हैं ना, कुछ ही हद तक लोग होते हैं, नॉलेज होती है, बाकी तो उनको बस ये जुगाड़ करके काम चलाओ। तो ये मेरा बिल्कुल मानना है, बिल्कुल। बाकी अनुभव अपना अपना है। जी जी। मेन कंसर्न यही होता है कि देखो, सिस्टम फैसिलिटी अगर किसी को चलानी है ना, तो वो हम्म। एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो वो चीजें सारी समझेगा। बिल्कुल रेजिडेंशियल सर। में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती। तो यही हम्म। मेन कंसर्न है कि भाई जो जैसे भी ये चलाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, बस चलना चाहिए। उनकी कुछ, उनको घर से कुछ नहीं जा रहा होता। इक्विपमेंट है, हम बोल रहे हैं सर इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, पीपीएम सही तरह से नहीं होगा तो ये होगा। तो उनको वो चीजें ना एक्सक्यूज लगती है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम देखा नहीं होता, चीजें उनको पता नहीं होती, तो ये सबसे बड़ा लैक होता है। सही बात बोल बिल्कुल। रहे हैं सर, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। हम्म। चलो यार, आज टाइम बहुत हो गया है, तो इसको ना, ये क्लास को हर रोज ही रखते हैं, 8:30 का टाइमिंग रख लेते हैं, 8:30 पे लाइव रहेंगे सब लोग। जी जी बिल्कुल हम्म। सर। तो पुष्पेंद्र जी, बाकी सब लोगों की क्या राय है? सर तो हमारे रेडी रहते हैं हमेशा, पुष्पन सर तो। प्रदीप जी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा राय अलग है। एक्चुअली क्या है कि लाइक चलो 3-4 लोग हैं जो रेगुलर हम लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन यदि हम डेली डेली क्लास रखेंगे ना, तो लोगों को फिर वो कंपल्सन लगेगा कि यार 8:30 बजे ज्वाइन करना है। फिर वो सही लोगों कह को रहे हैं, हाँ बिल्कुल मतलब सही। मजबूरी जैसी फील करनी हो, एग्री। तो इससे बेटर है कि हफ्ते में 2 क्लास एटलीस्ट हो। एक मतलब सैटरडे संडे तो वैसे भी बहुत अच्छा टाइम है, और बीच में भी एक आध दिन रख सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे में, लाइक ऐसा। ये भी सही है, सही, नहीं बिल्कुल नहीं, सर ठीक आपने है। सही कहा। हम्म। कंपल्सन वाले काम में ना लोग इस ना आलसी हो जाते हैं, यार मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता, ऐसे ऐसे सोचते हैं। हाँ। सर राजू सर, वैसे आपसे पूछना था, अभी किस फील्ड में आप हैं सर? तुम्हें लगता है नहीं। सब नहीं एक सर ही फील्ड है, बताए। सबका सेम ही फील्ड है सबका। नहीं फिर भी जैसे क्या है ना, अब मैंने तो बता दिया कि मैं कॉर्पोरेट में भी काम किया, बट मैं सोसाइटी नहीं में भी मैं अभी काम कॉर्पोरेट, कर रहा मैं हूँ। शुरू उसके मैं कॉर्पोरेट में उसके बाद शुरू से। मैं प्रोडक्शन में भी काम किया हूँ, मदरसन में मैं काम किया 1 साल करीब, क्वालिटी नहीं में ऐसे, मैं था वहाँ पे। ऐसे तो तो एलटी में काम किया है, बट फैसिलिटी में काम कर रहे हैं। और जी जी। आपसे चलो पर्सनल बात करते हैं, और ये काफी ओवर करते हैं इस ग्रुप को, मुझे लग रहा है सब लोग थोड़े जी जी। थोड़े जी जी खाना हाँ पीना बिल्कुल। नहीं होगा। हाँ, सोने का भी ठीक है टाइम हो सर। गया यार। ठीक है सर, ठीक है सुबह सर। उठना है, सुबह सब लोग। एक चलो, एक बात रह गई यार, लास्ट सुबह 6 बजे से हम्म। पहले या 6 बजे तक कौन कौन उठते हैं? मैं 6 बजे उठ जाता हूँ सर, ये मेरी और मेरा कौन है भैया डेली का टीम काम, में? चाहे संडे हो या मंडे, कोई भी हो। 6:30 बजे वाले कितने हैं? 6:30 बजे वाले? मैं भी वही 6:30 वाला। 6:30 वाले हम्म। 2 लोग हो गए, चलो। 7 बजे बाकी सब लोग 7 बजे तो उठ ही जाते होंगे। यस सर, 7 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। नहीं यार, स्वास्थ्य के लिए ना थोड़ा सा टाइम से उठना भी बहुत जरूरी है। ये ना एक रूटीन हम अपना बना लेते हैं ना, तो बहुत पॉजिटिव रहता है हमारी हेल्थ के लिए, अपने सिस्टम के लिए। जी सर तो मैं तो बिल्कुल। स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ इसको। मैं 6 सर बजे आप उठ फिट के है, आप साढ़े एकदम फिट सात है, मैं डेढ़ आपका घंटा देखता मेरा हूँ। टाइम जाता है इन्हीं सब चीजों में।
आप लग रहा है शुरू से फिट है या अभी आपने कुछ ही दिनों से ये अपना जो भी माइंड सेटअप चेंज किया? पुष्पेंद्र जी बताएंगे ये कितने 10 साल 8 साल तो हो गए होंगे, 10 एक साल हो गए ना पुष्पेंद्र 10 जी हम साल हो लोग रहे हैं को? कम से कम। और ये उस समय भी काफी फिटनेस फ्रीक थे जब हम और प्रदीप मिले थे। उस समय भी जिम जाते थे, काफी अच्छी बॉडी थी। अब तो काफी योगा मास्टरी भी कर ली है प्रदीप ने। नहीं फिट है बट सर, शुरू बिल्कुल से ही फिट थे, है, इसमें कुछ enthusiastic थे वो। सर 30 होगी आपकी जो जिसको ना रिस्ट कमर ना मे बी नहीं यार फिट है 30 35 के करीब होगी शायद एज यार मेरी, 35 36 होगी एज। बहुत फिट है सर, नहीं तो आपके साथ ही सब लोग पेट वेट निकाल गए होंगे अब तक तो बस वही है, काफी ऊपर कॉन्शियस वाले है, की देन है भैया सब। कॉन्शियस है आप काफी हेल्थ, यही वजह। चलो यार, गुड नाइट। ओके सर, गुड लोगों से नाइट, गुड अच्छा ठीक है नाइट। सर। रहा आज की बात सब करके। और विवेक अपना नंबर ना शेयर कर देना है, राजू आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपका ठीक फिर कल बात करेंगे आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है सर, ठीक है ओके सर। सर, एक गुड चीज नाइट, कह रहे गुड थे, नाइट। एक बात कह हाँ रहे थे सर प्रदीप सर। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअल में क्या है, मेरी टाइमिंग थोड़ा सा अभी गड़बड़ चल रहा है शिफ्ट का। तो हम्म। इंटरव्यू के लिए सर अगर मैं आपको थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर दूं, यानी कि कुछ दिन पहले, तो आप अपना टाइम बस एक बता दीजिएगा सर, क्योंकि कल मैं इंटरव्यू कोई नहीं नहीं, आपके देख साथ कर लेंगे। पाऊँ। तो देखो मैनेज कर लेंगे। उस ग्रुप में जी ऐड जी हो जाओ, तो वहां पे तो टच में ही रहते हैं, कोई इशू नहीं है। जी जी सर, जी जी बिल्कुल। और बाकी मैं ठीक। सर इसमें तो आप टाइम बता दें सर, नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन वो कब होगा? नोटिफिकेशन देखो मिल जाएगा कभी आपको, भी कर लो, नोटिफिकेशन मिल आप जाएगा। ऑन कर लो, लोगों से बातचीत कर लो, कोई इशू नहीं है कि हर रोज भी कर सकते हैं, दिन में 4 बार भी कर सकते हैं, ये तो है। जब भी फ्री जी होते जी हैं, हमने ओपन कर लिया, लोगों से बातचीत कर ली थोड़ा बेटरमेंट के लिए, तो कभी भी कर जी जी सकते जी हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके और सर, गुड ठीक है। नाइट, आप गुड नाइट। भी इस ग्रुप को स्टार्ट कर सकते हो बाद में, मतलब जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं ना, सबके पास अथॉरिटी है इस ग्रुप को स्टार्ट करने की। जी मैं तो इसमें हूँ सर, स्किल्ड हिंदुस्तान है ना सर हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें। अगर आप भी जैसे इस कॉल को स्टार्ट करना है ना, तो आप भी स्टार्ट कर अच्छा सकते अच्छा, हो, फिर ओके बाद में ओके बाकी सर, लोग ज्वाइन हो जाएंगे। या ओके सर, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है गुड सर, जी जी नाइट। बिल्कुल। ओके सर। ओके, ठीक है सर, गुड नाइट ओके, एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर, सर, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट।